वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ सोप सॉल्यूशन व्हेन सब्सटेंस पी इज एडेड टू टर्मरिक देयर इज नो चेंज इन कलर। तो हमें क्या गिवन है कि हमारा जो येलो कलर है टर्मरिक का वो चेंज हो जाता है रेड कलर में ऑन एडिशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, और जब सब्सटेंस पी को हम ऐड करते हैं तो हमारे कलर में कोई चेंज नहीं होता। तो आपको पता है टर्मरिक क्या है बेटा, एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है हमारा एसिडिफाई, इसका हमारा कलर एसिड, बेस एंड न्यूट्रल के केस में क्या होता है, एसिड में हमारा ये येलो कलर देता है एंड न्यूट्रल के केस में भी ये येलो कलर शो करता है, और बेस के केस में ये क्या शो करता है, ब्रिक रेड। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें वो ऑप्शन बतानी है जिसमें जो डेफिनेटली ट्रू है इस केस में सब्सटेंस पी के लिए। तो आपको पता है अब हमारा पी जो है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा कलर में, तो इट मीन्स या तो वो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है, बट हमें डेफिनेटली ट्रू बताना है। तो एसिड और बेस ये वाली ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो गई, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि वो बेस तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस में से वो कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो क्या है, एसिड है या बेस है, तो इट मीन्स वो बेस तो नहीं है। हमारी ये ऑप्शन जो है ये डेफिनेटली ट्रू है। और अगर हमारे ऑप्शंस में गिवन होता कि P इज नॉट अ बेसिक सॉल्ट तो भी वो ट्रू होता। क्या गिवन होता, P इज नॉट अ बेसिक सॉल्ट, तो वो भी ऑप्शन हमारी ट्रू होती, ठीक है। और हमें गिवन होता कि P is either an acidic or neutral salt, then also in that case that option will be true, ठीक है। तो अभी हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट हैपेंस एट द नोड। अब नोड में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हमने पढ़ी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में। इसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होती है, एक जो हमारी ये होती है इसे हम कैथोड लेते हैं, ये हमारी प्योर मेटल की स्ट्रिप है, ठीक है, इसको हमने थिन लेना है, प्योर मेटल की स्ट्रिप को हम थिन लेते हैं। एंड ये हमारी जो है इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड एंड प्योर मेटल स्ट्रिप इज टेकन एज कैथोड, ठीक है जी। अब हम इसको क्या करते हैं बेटा, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और इस टैंक में हमारे हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है जी, एसिडिफाइड। अब इस केस में क्योंकि हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो हमें क्या लेना होगा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बेसिकली हम सॉल्ट वो वाला लेते हैं जिस मेटल को की रिफाइनिंग होती है उसी का हम सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है जी। तो अब इस केस में क्या होगा बेटा, इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप है, ये थिक स्ट्रिप होगी और ये थिन स्ट्रिप होगी, ठीक है। इसे थोड़ा पतला बनाएंगे हम। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो कॉपर का इम्प्योर मेटल है, इसमें से जो प्योर मेटल है, ठीक है जी, ये कॉपर है, इसके में जो इम्प्योर मेटल है ये इसको टूट टूट के क्या होगा, प्योर कॉपर मेटल ये हमारा इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर, ठीक है जी। तो जो कॉपर +2 के जो हमारे आयंस होंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब इस केस में हमारे पास क्योंकि ये इम्प्योर मेटल है तो इस केस में हमारे 2 टाइप की इम्प्योरिटीज होंगी, एक तो होंगी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड सेकंड इज सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो जो हमारी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी वो तो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगी, ठीक है जी, सॉल्यूशन में घुल जाएंगी। और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होंगी दे विल बी कनेक्टेड एट द बॉटम एज एनोड मड की फॉर्म में वो बॉटम पे कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ये हमारी एनोड मड कलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ बेटा, हमारे जो कॉपर +2 आयंस थे और वो क्या है, यहाँ से टूट के यहाँ पे चले जाएंगे, और ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होते हुए हमारे पास ऐसे फ्लो करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो बेसिकली हमें बताना है क्वेश्चन में कि हमारा एनोड पे क्या हो रहा है।
तो नोट पे बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। नोट पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसकी क्या इक्वेशन होगी हमारे पास, ऑक्सीडेशन क्या होता है आपको पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, नोट पे हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी क्या हमारे पास होगा, कॉपर। ठीक है, ये किसमें ब्रेक हो रहा है, कॉपर आयंस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये नोट पे हमारा ये हो रहा है। और कैथोड पे हमारे पास क्या हो रही है बेटा, कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है। एट कैथोड हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है जी, और रिडक्शन हमारा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम इक्वेशन को, क्या दे रहा है हमें ये, तो अब आप देखो ये आपकी दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, और आपने कौन सी कंसीडर करनी है, ये वाली कंसीडर करनी है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, कॉपर जो है, कॉपर एटम्स हमारे कॉपर आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स में हो रहे हैं। ठीक है जी, अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट यहाँ पे तो इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन वाली जो है हमारी, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम रिडक्शन को बोलते हैं। तो हमें तो नोट पे पूछा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब न्यूट्रल कॉपर एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम आयंस। अब यहाँ पे न्यूट्रल कॉपर एटम्स तो गेन नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है हमारी। कॉपर आयंस लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम कॉपर आयंस। अब यहाँ पे देखो कॉपर आयंस तो नहीं है ना, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब न्यूट्रल कॉपर एटम्स, अब न्यूट्रल कॉपर एटम्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं टू बिकम आयंस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, इन विच एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में एनर्जी देते हैं हम, इन द फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, तो यस ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है हमारा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, इसके बीच में हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे, तो दिस इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ठीक है जी, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। और ये क्या है, एक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हमारी क्या है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, इस केस में हम हीट को देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हीट सप्लाई करते हैं, तो वो डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, पी एंड एस। बेटा अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसमें क्या कह रहा है, आपको इनकरेक्ट रिएक्शन जो है वो बताना है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है। अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे। तो बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज अपने लिख ली है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या हो रहा है, आयरन ऑक्साइड है, कॉपर के साथ रिएक्ट करने पे क्या बना रहा है, आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या ये रिएक्शन होती है, यस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास आयरन हमारा यहाँ पे है एंड कार्बन ये है। ठीक है, तो कार्बन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है, तो आयरन जो है वो हमारा कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, सॉरी कॉपर, वो हमारा जो कार्बन है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो यस ये रिएक्शन करेक्ट है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और कार्बन इसमें क्या होता है, कोक की फॉर्म में यूज होता है, अमॉर्फस फॉर्म में। ठीक है,
एंड आयरन जो हमें ऑब्टेन होता है वो मेल्टिंग फॉर्म में ऑब्टेन होता है, मोल्टन फॉर्म में। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है अब हमारे पास, सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन। अब सोडियम हमारा यहाँ पे है एंड ऑक्सीजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता बेटा अब, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है बिटवीन सोडियम एंड कार्बन, ठीक है, सोडियम एंड ऑक्सीजन, दैट इज अनब्रेकेबल बाय कार्बन, ठीक है। तो ये वाला ये रिएक्शन हमारा गलत है, कार्बन जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कार्बन कैनॉट डिस्प्लेस सोडियम, ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है सोडियम से, तो कार्बन कैनॉट डिस्प्लेस, ठीक है जी। तो ये वाला रिएक्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके Zn+CO बना रहा है, ठीक है। तो हमारा देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कहाँ पे है, ये हमारा जिंक है, ठीक है जी, और कार्बन हमारा ऊपर है, तो यस, ठीक है। तो कार्बन डिस्प्लेस कर सकता है, तो यस ये रिएक्शन भी हमारा ट्रू है। अब कॉपर ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करने पे कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। अगर कॉपर ऑक्साइड को आप ऐसे ही हीट करोगे तो वो भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ये जो है ये ऑटो रिडक्शन शो करता है, ठीक है। अगर कार्बन नहीं भी दोगे तो भी हो जाएगा, बट इसमें दिया है और ये रिएक्शन इसमें भी जो कार्बन है दैट कैन डिस्प्लेस कॉपर, तो ये रिएक्शन भी ठीक है, ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट रिएक्शन बताना है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन में हमारी यही क्यू ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी पार्ट, बी ओनली क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल्स। अब ओपन वेसल्स है बेटा गिवन, क्वेश्चन आपने बहुत केयरफुली पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज ऑप्शंस हमारी बहुत क्लोज हैं। इस केस में फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा ऑप्शंस बहुत क्लोज थी, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो आप देखो ओपन वेसल है, ओपन वेसल का क्या मीनिंग है, इस केस में क्या होता है, ओपन वेसल में हमारा मास एंड एनर्जी जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो अगर जैसे ये थर्ड इक्वेशन में ही देखो आप, ठीक है, ये आयरन सल्फेट है। अब आयरन सल्फेट को हीट करने पे क्या बन रहा है हमारा, आयरन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, जिस भी रिएक्शन में गैस रिलीज हो जाएगी अगर ओपन वेसल है तो वो तो गैस तो एस्केप ही हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या बताना है कि वेट ऑफ द रिएक्शन वेसल जो है वेट ले रहे हैं जो हम, वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है या सेम रह रहा है आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन राइट हैंड साइड, उनका जो है वो सेम रहना चाहिए मास आफ्टर द रिएक्शन एंड बिफोर द रिएक्शन। तो किस केस में सेम रहता है, किस केस में इंक्रीज डिक्रीज, ओपन वेसल के केस में हमें वो बताना है, ठीक है। तो अब देखो कॉपर का हमारा वेट कितना होता है, कॉपर का वेट होता है हमारा 2 इंटू 63.5 कर देंगे इस केस में, और ऑक्सीजन का क्या आएगा, तो ये हमारा 16 आ गया एंड हमारा ये कितना आया, तो ये हमारा 127 आ गया, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ हमारे पास 63.5 प्लस, तो बेटा अब देखो इसमें रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितना वेट आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसको कॉपर का क्या था हमारे पास एटॉमिक मास 63.5, तो ये 127 आ गया और 32 ऐड किया तो ये 154 आ गया, और इस केस में हमारा आ रहा है 159, ठीक है। तो इस केस में ये हमारा
क्या हो रहा है, वेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट केस में हमारे पास वेट कितना, ये क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये देखो, ये एग्जांपल किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है इस केस में, ठीक है। ZnSO4 और ये सिंपली क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है, आयरन सल्फेट जो है इसको हीट करने पे फेरस ऑक्साइड बन रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारी गैसेस है। अब ओपन वेसल लिया तो ये गैसेस क्या हो जाएंगी, एस्केप हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, इंक्रीज हो रहा है, सेम हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, यही आ रहा है हमारे पास। तब अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें डी है, डी करेक्ट है हमारे पास, इंक्रीज, सेम एंड डिक्रीज। तो डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन 6। इसमें हमें पीएच गिवन है सॉल्यूशन का, पीएच हमें कितना गिवन है, 12.1, ठीक है। और हमें बताना है, हमें क्या करना है, पीएच का बेसिकली इसको डिक्रीज करना है पीएच को, ठीक है। तो कैसे डिक्रीज करेंगे वो बताना है हमें। ये ऑप्शंस कौन सी ऑप्शन से हम डिक्रीज कर सकते हैं। पहले तो देखो पीएच हम कैसे करेंगे, ये हमारा 0 है, न्यूट्रल पे कितना होता है, 7 होता है, 14, ठीक है जी। अगर हम ऐसे जाते हैं तो हमारा पीएच का कैसा नेचर होता है, एसिडिक। ऐसे जाते हैं तो हमारा बेसिक होता है, ठीक है। 7 to 14 की तरफ मूव करते हैं तो हमारा बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता है। एसिडिक जैसे हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज, ठीक है, एसिडिक इंक्रीज होता है। तो अब हमें क्या बताना है, अब ऐड स्टिल वाटर टू इट। अब 12.1 है पीएच और उसमें हम कितना पीएच ऐड कर रहे हैं, हम उसमें 7 pH ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, हम और उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है जी। 12.1 हमारा कहाँ था, यहाँ कहीं होएगा 12.1, ठीक है। उसमें 7 हमने ऐड किया तो क्या होगा, वो इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो पीएच इस केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। फर्स्ट के केस में 12.1 था, उसमें 7 का कम वाला हमने ऐड किया तो हमारा क्या होगा, पीएच हमारा इधर ही मूव करेगा, तो पीएच क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, 12.1 था पीएच, इसमें भी हमने कितना पीएच ऐड करा, 8.7, ठीक है जी। 12.1 है, अब इसमें 8.7 ऐड करने पे इधर ही मूव करेगा वो, तो इस केस में भी हमारा पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमने 12.1 की केस में कितना ऐड करा है, एसिड ऐड किया है। तो एसिड का पीएच किस 0 to 7 के बीच में होता है, ठीक है। तो इस केस में भी हमें क्या, हमारा पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सभी ऑप्शंस में हमारा पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो डी ऑप्शन है इसमें भी। बेटा आप देखो क्वेश्चन नंबर, बेटा देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, हमें 1 मोल ऑफ द which of the following compounds require 2 moles of hydrogen to form a saturated hydrocarbon by catalytic hydrogenation। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो आपको पता है क्या होता है, एल्केन्स को हम बोलते हैं, ठीक है जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एक वो प्रोसेस होता है, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं और हम कैटालिस्ट यूज करते हैं। कैटालिस्ट कौन सा यूज करते हैं, निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, ठीक है। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम हाइड्रोजन यूज करके हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स से कोई अल्केन है हमारे पास, अल्कीन है या अल्काइन है, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन यूज करके हम निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं इसमें, और हम इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, फिर अल्केन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, किस में हमारे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, हमें वो बताना है, ठीक है।
ये हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं और इसमें हमें बताना है कि किस कंपाउंड में हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड हटाने के लिए हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन यूज होता है, ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन यूज होता है, H2 यूज होता है, या हम कह लो 2 हाइड्रोजन एटम्स यूज होते हैं। तो ठीक है, तो हमें कितने हैं, हमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कहाँ किस में यूज हो रहा है, PQRS में से वो बताना है हमें, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम्स किस में यूज हो रहे हैं, PQR एंड S में, हमें वो बताना है, ठीक है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड हटेगा तो कितनी, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगी, एक बॉन्ड यहाँ पे हटा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी, तो टोटल कितनी हाइड्रोजन हुई यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन आई, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हुई तो कितनी 2 हाइड्रोजन आ गई, 2 हाइड्रोजन आ गई, एक बॉन्ड रिमूव हुआ, तो अब यहाँ पे कितने बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड रिमूव होंगे तो मतलब 4 हाइड्रोजन आ जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितनी आई, 6 हाइड्रोजन आई। अब इस केस में हमारे पास, और ये हमारा कार्बन के बीच में ही हमने बॉन्ड कंसीडर करना है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड है, ये भी हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कितनी हाइड्रोजन यूज हो रही है, 2 हाइड्रोजन यूज हो रही है इस केस में, और यहाँ पे भी हमारी सिमिलरली 4 हाइड्रोजन यूज हो रही है, ठीक है बच्चे। तो किस केस में हमारी 4 हाइड्रोजन यूज हुई है, एक तो P के केस में यूज हुई है और हमारी S में 4 हाइड्रोजन यूज हुई है, ठीक है। तो P एंड S इज द आंसर, तो C ऑप्शन इज करेक्ट, C ऑप्शन इसका आंसर है। अब 8th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये हमें प्लान गिवन है, ठीक है, इसमें बताना है हमें कि हमारा जो है ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट कहाँ रिलीज होता है, ठीक है, X, Y और Z बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा ऑक्सीजन कहाँ पे बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के केस में होता है। तो आपको पता है ये सबसे इजी है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के केस में क्या होता है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स अपना प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट यूज करके अपना खाना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या आ गया, फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, वाई कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट किस में रिलीज होती है, तो ये हमारा रेस्पिरेशन के केस में होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है हमारे पास एंड कुछ एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की हमारी क्या इक्वेशन होती है, ये होता है हमारा रेस्पिरेशन के केस में, ठीक है जी, ये रेस्पिरेशन है। तो देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो ये वाई क्या हो गया, रेस्पिरेशन, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था हमारे पास, तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या हुई हमारी, ठीक है जी। तो इसमें देखो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट क्या था, हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, वाटर के इसमें बाय प्रोडक्ट हमारा यूज रिलीज होता है, तो ये होता है हमारा ट्रांसपिरेशन के केस में। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा हमारा, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, और ठीक है जी। तो ये क्या होता है, बेसिकली लॉस ऑफ वाटर होता है, किसके थ्रू होता है, और ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, और स्टोमेटा क्या होते हैं, माइन्यूट ओपनिंग्स होते हैं जो कि हमारे किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ सरफेस, ठीक है जी। और तो इसका हमारा अब हमें आइडेंटिफाई करना था जेड, तो जेड क्या है हमारा ट्रांसपिरेशन, ठीक है।
तो अब हमारा रह गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का तो इससे प्लांट्स में कुछ नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है ना, तो उसमें क्या होता है, और रिप्रोडक्शन हमारी दो तरह की होती है, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट इज आर ट्रांसलोकेशन। तो व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर प्लांट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा अब क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है हमें, लाइम वाटर टर्न क्लाउडी इन द प्रेजेंस ऑफ अ गैस विच इज यूज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, इसमें हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है, ठीक है जी। तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। और लाइम वाटर को मिल्की क्या कौन सी गैस करती है, CO2 करती है। तो हमें बताना है कि सबसे ज्यादा क्लाउडीएस्ट कौन सा होगा सेटअप, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा मिल्कीनेस हमें किस में देखने को मिलेगी, ठीक है। मिल्की कलर किस में आएगा, तो देखो सेट पी में क्या हो रहा है हमारे पास, सेट पी में हमारे पास कोई प्लांट नहीं है, ठीक है। तो लाइम वाटर एज इट इज रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इस केस में हमारे पास रेस्पिरेशन ही नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा फिर इस केस में हमारे पास कोई CO2 नहीं निकलेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा लाइम वाटर का कलर एज इट इज रहेगा। अब सेट एस में भी क्या हो रहा है, सेट एस में भी हमारे पास ये डार्क पेंट से डार्क पेंट हुआ है, ठीक है। ब्लैक पेंट से हमने किया करा हुआ है इसको, जार के ऊपर हमने, बेटा क्या कर रहे हो आप, उधर जाओ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं पिटाई कर दूंगी आपकी, उधर चलो, मैं दरवाजा बंद कर लूंगी अगर आप आओगे तो। सेट एस में बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी कोई प्लांट नहीं है क्योंकि, अब सेट क्यू एंड आर में हमने देखना है कि सबसे ज्यादा जो है मिल्कीनेस हमें किसमें देखने को मिलेगी। अब देखो सेट क्यू में क्या हो रहा है बेटा, सेट क्यू में हमारे पास सनलाइट आ रही है, ठीक है जी। तो सनलाइट आने से हमारे पास क्या होगा, सनलाइट आ रही है तो इस केस में हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी होगा, इस केस में फोटोसिंथेसिस भी होगा और रेस्पिरेशन भी होगा। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 यूज होती है, खाना बनाने के लिए प्लांट्स को CO2 चाहिए। और रेस्पिरेशन में क्या होती है बेटा, CO2 रिलीज होती है, ठीक है। CO2 रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, तो जो CO2 रिलीज होगी रेस्पिरेशन में वही CO2 यूज हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के केस, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो CO2 होगी वो लेस होगी, ठीक है, क्योंकि प्लांट वो यूज कर लेगा CO2 फोटोसिंथेसिस में। एंड सेट आर में क्या हो रहा है बच्चे, अब सेट में आर में क्या हो रहा है, टैंक को हमने ब्लैक पेंट से कवर किया, ब्लैक पेंट किया हुआ टैंक के ऊपर, ठीक है। तो इस केस में हमारी कोई सनलाइट नहीं आ पाएगी, सनलाइट नहीं आ पाएगी ब्लैक पेंट की वजह से। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा इस केस में, सनलाइट नहीं आ रही तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सिर्फ रेस्पिरेशन ही होगा। सेट आर में रेस्पिरेशन ही होगा सिर्फ, तो रेस्पिरेशन होगा तो CO2 जो होगी वही रिलीज होती रहेगी टैंक में, और काफी ज्यादा CO2 हो जाएगी टैंक में। तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो क्लाउडीएस्ट है हमें सेट आर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेट आर इज द आंसर, सेटअप आर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा 10th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट गिनिया पिग, ठीक है। और इसको हमने किसके साथ क्रॉस करवाया, होमोजाइगस गिनिया पिग विद व्हाइट फर, ठीक है जी। तो F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद इटसेल्फ, तो हमें F2 की परसेंटेज निकालनी है जिसमें हमें क्या चाहिए, व्हाइट फर कोट चाहिए, ठीक है जी। तो आपको पता है इस केस में ब्लैक गिनिया पिग क्या होगा, डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट क्या होगा हमारे पास, ब्लैक गिनिया पिग, डोमिनेंट ट्रेट है ये,
ठीक है, तो क्या आ गया इसका, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल बी से। और हम तो ये डोमिनेंट हो गया, और रिसेसिव में, रिसेसिव क्या होगा इस केस में, व्हाइट फर वाला रिसेसिव होगा, और ये ब्लैक फर वाला हमारा क्या होगा, डोमिनेंट होगा, गिनिया पिग। ठीक है, और ये हमारी दोनों ही कंडीशन क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होगी इस केस में, ठीक है जी, कैपिटल बी और स्मॉल बी हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। तो इसका जो हमारे पास, इसका जो गैमीट होगा वो क्या होगा, गैमीट हमारा ये होगा, ठीक है जी, और ये हमारा क्या होगा, ब्लैक फर का होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें ये हमारी क्या होगी, F1 जनरेशन होगी। ठीक है जी, तो हमें निकालनी क्या है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन कैसे निकलेगी, F1 जनरेशन को क्रॉस करवा के। ठीक है जी, तो F1 जनरेशन को हम आपस में क्रॉस करवाएंगे। देखो जी, आप इसका टेबल बना लोगे ऐसे, यहाँ पे स्मॉल p, तो कैपिटल B को कैपिटल B से करवाया। ठीक है जी, तो ये हमारा ब्लैक आ गया, ये भी हमारा ब्लैक हो गया। ठीक है, इसमें भी एक ब्लैक, इसमें भी एक डोमिनेंट है, रिसेसिव है, तो ब्लैक ही आएगा। एंड ये हमारा वाइट आया। ठीक है जी, तो ब्लैक फर वाले कितने आए हमारे पास, ब्लैक फर और व्हाइट फर की क्या रेशो आई बेटा, 3:1 आ गई। ठीक है, तो ब्लैक की परसेंटेज कितनी आई, 75%, एंड व्हाइट की कितनी आई, व्हाइट परसेंटेजेस 25%। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाइट फर वाले पूछे हैं, तो व्हाइट फर वाला क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए इज आंसर। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, पर्सन एक्स सफर्स फ्रॉम अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा हमारा क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक वो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो क्या सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, अब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट करेगा तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, पर्सन की जो हाइट है वो छोटी रह जाएगी, है ना, पर्सन क्या होगा, ड्वार्फ रह जाएगा। ठीक है, लंबा नहीं होगा। तो क्या है बेसिकली, तो क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है पर्सन एक्स पे, इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर अब क्वेश्चन 12 क्या है हमारे पास, ये हमें एक स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है जी, ये हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर कि वाई फार्मर्स प्रेफर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है जी, फार्मर जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों यूज करते हैं क्रॉप्स के लिए, ठीक है, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब देखो ये क्या है, सीडलेस क्रॉप कैन आल्सो बी रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, देखो जिसके ऊपर जिस क्रॉप्स में सीड नहीं आते हैं क्या हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रूट स्टेम एंड लीफ से। ठीक है, रूट स्टेम और लीफ से हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ऑफस्प्रिंग प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स प्लांट्स, ये भी सही है स्टेटमेंट। ठीक है जी, हमने किसी प्लांट का क्या है कोई भी पार्ट ले लिया तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा पेरेंट प्लांट से। ठीक है,
प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बियर फ्रूट अर्लियर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका क्या मतलब हुआ स्टेटमेंट का कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं उसमें फ्रूट्स जल्दी आते हैं, उसमें फ्लावरिंग जल्दी आती है। बिल्कुल हम किसी भी प्लांट का स्टेम ले रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी से प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है, वो सीड तो ले नहीं रहे हम उस केस में, हम तो उस केस में एक स्टेम ले रहे हैं, तो स्टेम से वो जल्दी से प्लांट बन जाएगा, उसके ऊपर जल्दी फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हमारे फ्रूट्स जल्दी आते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये भी फैक्टर बिल्कुल सही है। तो हमें बेसिकली 4 कंडीशंस में से क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, द टाइम ड्यूरेशन फॉर फ्रॉम द सोइंग ऑफ सीड्स टू द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स इज क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ठीक है। जो सोइंग ऑफ सीड्स एंड हार्वेस्ट के बीच का जो टाइम है वो बहुत क्रिटिकल होता है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है हमें एक क्रॉप को हार्वेस्ट करने में, ठीक है। तो सबसे कम टाइम हमारा किस में लगता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लगता है। तो वो इस केस में कौन सी ऑप्शन सुटेबल है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, तो वो है हमारे प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बियर फ्रूट्स अर्लियर, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा क्वेश्चन 13 अब बहुत ध्यान से देखो, इसमें क्या है बेटा, हमें एक सर्किट गिवन है, ठीक है, उसके और हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टर है, ठीक है। इस केस में हमें क्या है, वेरिएबल रेजिस्टर दिया गया है, इसकी रेजिस्टेंस है जो हम 0 to 4000 ओम के बीच में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये मतलब है। और ये हमारे पास और 2 रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस कितनी है, 2000 ओम, ठीक है। और जो ये सेकंड वाला रेजिस्टर है 2000 ओम जिसकी रेजिस्टर है, इसको हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और ये जो हमारे तीनों रेजिस्टर्स हैं इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, और हमारी जो इसमें हमने 12 वोल्ट का वोल्टेज दी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हमें बताना है हमें वेरिएबल रेजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस हम सेट करें कि हमारे पास जो आए वोल्ट मीटर में स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग आए, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या कंसेप्ट लगाना है, आपको ये देखना है कि सीरीज में जो है हमारी, सीरीज के केस में बेटा वोल्टेज हमारी क्या होती है, डिवाइड होती है, एंड करंट हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइडेड होती है एंड करंट हमारा सेम रहता है। तो बेटा देखो, अब वोल्टेज जो है हमें कितनी निकालनी है, हमें निकालनी है मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग। तो हम दोनों केसेस इसमें देखते हैं कि इस केस में हमारी वोल्टेज ज्यादा, वोल्ट मीटर जो है हाईएस्ट वोल्टेज शो करेगा इस केस में, और किस केस में हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो अगर तो देखो हम इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है इस केस में हमारा 0 ओम सेट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया तो इस केस में क्या होगा बेटा, हमारी वोल्टेज इसमें भी 6 वोल्ट आएगी, इसमें भी 6 वोल्ट आएगी, ये बताया ना मैंने। सीरीज वोल्ट क्या सीरीज के केस में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ गई, इक्वली डिवाइड हो गई वो, ठीक है। तो इस केस में हमारी 6 वोल्ट आ गई, 6 वोल्ट आ गई इस केस में भी। तो ये तो था इस केस में 6 वोल्ट उस केस में आई जिसमें हमारे ये मैक्सिमम वोल्टेज आई हमारी, लेकिन हमें क्या निकालनी है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग निकालनी है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग हमारे पास कब आएगी इस वोल्ट मीटर में, जब हमारे पास इस केस में हम कितनी रेजिस्टेंस सेट करेंगे, 4000 ओम सेट करेंगे, तभी हमारे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग आएगी ना, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होगा, ये हमारे पास 4000 ओम हो गई, हमने सेट करी, यहाँ पे 2000 ओम प्लस 2000, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 8000 ओम, ठीक है जी, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई। तो हमारे पास फॉर्मूला लगाया हमने, V का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू आई। तो करंट हमने निकाल लिया यहाँ से, वोल्टेज कितनी है हमारे पास 12 वोल्ट है, तो I क्या होता है V अपॉन R। तो V कितना हमारे पास 12, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 8000, तो हमारे पास करंट कितना आ गया 12 अपॉन 8000 एम्पियर, ठीक है जी, ये हमारे पास करंट आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें वोल्टेज निकालनी है इस केस में, ठीक है, क्रॉस 2000 ओम रेजिस्टर। तो उस केस में हमारा क्या फॉर्मूला होगा, वोल्टेज कितनी आई, अब देखो करंट तो सेम ही रहेगा हमारे पास,
इसमें भी हमारा करंट 12/8000 एम्पियर आएगा, ठीक है। अब किस केस में, अभी हमने जब हमने रेजिस्टेंस क्या ले रखी है इस केस में 4000 ओम, ठीक है। तो इस केस में भी हमारा 12/8000 एम्पियर ही करंट फ्लो कर रहा है, इस केस में भी हमारा 12/8000 एम्पियर ही करंट फ्लो कर रहा है। और हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है अक्रॉस 2000 ओम रेजिस्टर, वो निकालना है हमें। तो इस केस में भी हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू R इंटू आई, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 2000, करंट हमने कितना निकाला 12/8000, तो ये हमारा कट गया। तो कितनी वोल्टेज आ गई हमारी अक्रॉस 2000 ओम रेजिस्टेंस, 3 वोल्ट आ गया, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ गया बेटा, 3 वोल्ट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 14 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन सम कंट्रीज इज 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, ठीक है जी। और इसका यूनिट्स क्या होता है, हर्ट्ज में इसका यूनिट होता है। तो अब हमें, और फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है 60 हर्ट्ज की, इसका क्या मीनिंग हुआ ये बताना है हमें, ठीक है। तो आपको पता है एक ऑसिलेशन की कितनी डायरेक्शन होती है, 2 डायरेक्शंस होती हैं इसकी एक ऑसिलेशन की, ठीक है जी। जैसे ये बॉल है, ठीक है जी, ये बॉल है, तो अब ये टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है इसकी, पहले ये ऐसे गया, फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में गया, फिर ये इस डायरेक्शन में, तो 2 डायरेक्शन हो गई इसकी। और फिर ये कहाँ आ जाएगा, ऐसे रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 डायरेक्शंस में गया हमारा। तो अब 60 हर्ट्ज है किसी की फ्रीक्वेंसी एसी की, तो उसका क्या मीनिंग हुआ, तो कितनी बार वो मूव करा, 120 टाइम्स मूव करा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द करंट चेंजेस डायरेक्शन 120 टाइम्स इन अ सेकंड। 15 क्वेश्चन में बेटा क्या हो रहा है हमारे पास, हमें ग्राफ बताना है, रेजिस्टिविटी और लेंथ के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो आपको पता है रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी होता क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो लेंथ पे तो रेजिस्टिविटी हमारी डिपेंड ही नहीं करती, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इस केस में ये क्वेश्चन ये भी गलत हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है, क्योंकि वो लेंथ ऑफ द वायर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही ना हमारी रेजिस्टिविटी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस केस में, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कौन सी सेफेस्ट पोजीशन है, ठीक है। फ्यूज एंड स्विच की कौन सी सेफेस्ट पोजीशन है। आप देखो फ्यूज और स्विच को हम हमेशा किसके साथ कनेक्ट करते हैं बेटा, लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो किसको इसमें हो रहा है, वो फ्यूज और स्विच हमारा दोनों ही जो है लाइव वायर के साथ किसमें कनेक्टेड है, फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। फ्यूज और स्विच का बेसिकली काम क्या होता है, सर्किट ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो वो किस केस में हो रहा है, ए ऑप्शन में ही हो रहा है, ठीक है। ये देखो, तो ए ऑप्शन में ही हो रहा है हमारा, फ्यूज और स्विच हमने सर्किट ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, तो वो, और हम किस में कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन हमारा 17 to 20 हमारे असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 17 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अ वाइट वॉश्ड वॉल develops a coating of calcium carbonate after a few days and calcium oxide on the wall reacts slowly with carbon dioxide in the air, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होता है बेसिकली इस रिएक्शन में, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है इसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस को जब हम CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और हमारा क्या यूज होता है, वाटर रिलीज होता है, ठीक है। और हमारा जो है स्लेक्ट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को ही हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, ठीक है जी। और हमारा जो है, अब ये क्या कह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हमारा किसके साथ रिएक्ट हो रहा है इस केस में, ऑन द वॉल रिएक्ट सोलरली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है,
ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसकी वजह से हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, बट वो इसकी वजह से नहीं होता। तो अब बेसिकली हमारी वॉल के ऊपर क्या है, वॉल के ऊपर हमने क्या लगाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया, ये स्लेक्ट लाइम है। ठीक है, स्लेक्ट लाइम लगाया ना हमने वॉल के ऊपर। तो ये कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड वॉल के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमारा असर्शन ट्रू है एंड रीजनिंग इज रॉन्ग। तो हमारा इसका क्या आंसर हुआ, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। ठीक है जी, तो इस केस में क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है जी।